स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 फ्राइडे का सेशन। और इस हफ्ते जो 3 जानकार हमारे साथ मैदान में थे वो पिछले 3 हफ्तों के विजेता थे। उनके बीच मुकाबला अंतिम चरण पर आता हुआ दिखाई देगा। मार्केट का रुझान इस बीच अगर आप ध्यान देंगे तो 17,100 तक हम पहुंचे, लेकिन वहां से फिर गाड़ी फिसल गई। अटेम्प्ट किया था दोबारा उन लेवल्स को रीडिस्कवर करने का, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इस समय बहुत ही शांत कारोबार, 40 अंकों की गिरावट पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में भी बहुत छोटे दायरे में ट्रेड है और निफ्टी बैंक ने बार बार ये अटेम्प्ट किया था वो 39,600 के लेवल के पार जाने में, लेकिन अब तक मामला बैठा नहीं है फेवर में। साथ ही आप देखिएगा कि मिड कैप का क्या हाल है, तो 155 अंकों की गिरावट पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कल तक के रिटर्न्स और फिर बात करेंगे कि यहां से आगे की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जो मुकाबला पंकज रांदर, आशीष कयाल और समित चौहान के बीच चल रहा है, बहुत ही दिलचस्प स्थिति थी कल। सभी के डबल डिजिट के रिटर्न्स और देखिए लगभग एक टाई है, कांटे की टक्कर है समित और आशीष के बीच। 17.3% के रिटर्न्स के साथ बायो विस्का आशीष आगे हैं, फिर समित आते हैं 17.1% के रिटर्न्स पर। 10.2% के रिटर्न्स है पंकज रांदर के। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले तो मार्केट पर आपकी अप्रोच मैं समझना चाहूंगी। कल 17,200 तक पहुंचे, फिर फिजल आउट हुए। आज 17,100 भी नहीं टिक पाया है और एक बार हमने देखा है 17,000 के नीचे मामला टेस्ट होता हुआ। आशीष, क्या लग रहा है इंडेक्स वाइज? देखिए, इंडेक्स एक मेरे ख्याल से सीमित दायरे में अभी फंसा हुआ है। एक मूव हमने देखा था 2 दिन से, अच्छा मूव आया था, लेकिन 17,210 के आसपास वो बार बार फिजल आउट हो रहा है और नीचे भी थोड़ी बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। आज भी हमने देखा लो बना करीबन 16,990 के आसपास, वहां से थोड़ा बाइंग आया, लेकिन अभी भी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक नहीं देखने को मिला है इंडेक्स में। तो मेरे ख्याल से एक रेंज में रहेगा। एक बहुत ही ट्रिकी मार्केट है करेंटली। नीचे में जो सपोर्ट है बाजार का वो करीबन 16,940 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर जो मेजर हर्डल है वो करीबन 17,200 का है, तो इसके बीच बीच में ही रहेगा। फिलहाल 17,000 के ऊपर काफी हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है पुट साइड पे, तो शायद हो सकता है एक सपोर्ट की तरह एक्ट करे, लेकिन अगर 16,940 ब्रेक हुआ तो वापस सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है। तो आज के दिन में तो रेंज बाउंड होगा, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग इमर्ज हो सकती है और हम बाई के साथ ही जाना चाहेंगे। एक स्टॉक अभी चुनेंगे और दूसरा शायद बाद में चुनेंगे। बेसिकली बाय साइड के ट्रेड्स, लेकिन लुक बियॉन्ड द इंडेक्स, ये फिलहाल इस समय की रणनीति है। समित, एक बार निफ्टी बैंक का हाल बताइए, ये फिर दबाव में आता हुआ। देखिए अर्षदा, 4-5 दिनों में जो हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी थी वो बैंकिंग स्टॉक्स ने क्लियरली उसमें पार्टिसिपेट ज्यादा किया हुआ था। तो कल हमने थोड़ा सेकंड हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में देखा है, क्योंकि 40, 200, 300 का इंपॉर्टेंट क्लस्टर है, वहीं से बैंक निफ्टी प्रिसाइजली घुमा है। बट अभी भी जैसे हमने 2-3 दिनों पहले भी बताया था कि मंथली एक्सपायरी के लिए निफ्टी में एक बार अटेम्प्ट 17,400 का हो सकता है और बैंक निफ्टी के लिए 4,500, 4,800, वो व्यू हमारा अभी भी इंटैक्ट है। ओवर द वीकेंड यस, यू नेवर नो कि ग्लोबली कैसे क्यूज आएंगे, इसलिए आज थोड़ा हम सबड्यूड मूवमेंट देख रहे हैं। बट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हमें लगता है कि एक ट्रैक्शन ऊपर की तरफ वापस कंटिन्यू होगा। बैंक निफ्टी के लिए 39,200, 39,000 का काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इनकेस वो जोन में भी आता है तो वहां पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड वाइज बैंक निफ्टी में हो सकती है। ये फिलहाल आपके लिए एक निफ्टी बैंक पर क्लियर कट व्यू। अब आपके पोर्टफोलियो का जायजा लेंगे। वैसे कुछ टॉप ट्रेड्स में समित का और फार्मा करीब 4% तक के रिटर्न्स कमा कर दिया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट जो आशीष कयाल के पोर्टफोलियो का हिस्सा था उसमें 1% तक की कमाई हुई और मदसन वायरिंग करीब 1% तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। तो ये है फिलहाल कल के टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड्स। अब यहाँ से आगे नया सौदा क्या आने वाला है उसका जायजा लेते हैं। तो समित ने इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में औरो फार्मा बुक किया आज, न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी प्रॉफिट बुक कर लिया और केसी इंटरनेशनल में भी एग्जिट किया है। तो 2 ट्रेड्स जोड़ने का फिलहाल मौका समित को मिलेगा। समित, आपका पहला स्टॉक क्या रहेगा आज? जी शिपिंग, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, वो स्टॉक में हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक ने एक स्टेडी करेक्शन दिया है, ज्यादा शार्प करेक्शन नहीं है, एक प्राइस एज वेल एज टाइम करेक्शन हमने लास्ट कुछ महीनों में देखा है।
एक अच्छी बेस बिल्डिंग 200 डे एवरेज के आसपास हुई थी उसमें, टुवर्ड द अर्ली पार्ट ऑफ मार्च। और अभी आज ये स्टॉक में जैसे ट्रैक्शन आ रहा है, प्राइस वॉल्यूम एक्टिव वॉल्यूम अगर हम देखें तो लास्ट 10 दिन के औसत जो वॉल्यूम है उसके ट्वाइस ऑलरेडी हो चुके हैं 1.5 घंटे में, और प्राइस एक्शन उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में नेक्स्ट वीक एक अच्छी मूव आ सकती है। तो इसलिए पोजिशनल बेसिस पे आपको 599 के स्टॉप लॉस से जी शिपिंग बाय करने की सलाह रहेगी, और 680-85 का टारगेट रह सकता है। 680-85 के टारगेट के लिए जीई शिपिंग में मौका, 4% ऊपर है वो स्टॉक आज के दिन। यहाँ पर खरीदारी का एक मौका इस समय आइडेंटिफाई हो रहा है, बाय कॉल है। चलिए अब अगला पोर्टफोलियो लेकर आते हैं पंकज रांदड़ का। और पंकज ने जो ट्रेड्स लिए उसमें से एक तो मदसन वायरिंग है जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने कल नोसिल से पोजीशन एग्जिट कर ली। तो मदसन के साथ अगला ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं स्पार्क के साथ में जाना चाहूंगा, सन फार्मा रिसर्च के साथ में। और कल से ये स्टॉक 176 का एक सुपर बेस बनाकर बाउंस ले रहा है। कल इनफैक्ट वो 12-13% की तेजी भी दिखाया है उसने। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू रहेगा। अभी आज के जो स्टॉक्स है वो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक भी चले, लेकिन मैं समझता हूँ कि 215 के टारगेट के लिए इसमें ट्रेड करना चाहिए 168 का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, तो 168 का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में तेजी की पोजीशन लेकर चले। सन फार्मा एडवांस रिसर्च 215 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा, बाय कॉल है ये। चलिए अब अगले ट्रेड पर आते हैं और वो आशीष देंगे। आशीष के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाली जाए तो जेके लक्ष्मी और कैम्प्लास सनमार दोनों ट्रेड्स इन्होंने कल बुक किए। बताइए आशीष, नया ट्रेड क्या है? देखिए, नया ट्रेड जो मैं जोड़ने वाला था वो था जी शिपिंग। ये इत्तेफाक है कि कल भी वैसा ही हुआ और आज भी वही हुआ, लेकिन इसलिए मैंने दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई कर रखा था। तो दूसरा जो स्टॉक है बाय में वो है सीएंट। यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है ब्रॉडर मार्केट में। अगर साइडवेज और करेक्शन है तो भी ये बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है आज के दिन में, और वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए, बाउंस बैक अच्छा हुआ है 20 डेज एवरेज से, और लगता है कि यहाँ से शायद एक फिफ्थ वेव की शुरुआत सीएंट में ऊपर में हो सकती है। तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पर टारगेट है 1060 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 935 का। प्लस 1060 का टारगेट सीएट में, ये फिलहाल आपके लिए एक बाय कॉल आ रहा है। ये सीएंट है, साइंट है, हाँ वही मैं बता, सीएट कैसे चल रहा है वही मैं, साइंट सॉरी, साइंट में एक ट्रेड आईटी कंपनी है, याद रखिएगा। और मिड कैप आईटी काउंटर्स में आज हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। 1060 के टारगेट के लिए एक मौका लिया जाए। समित, जीई शिपिंग के साथ दूसरा ट्रेड है। जी हाँ, यहाँ पे हम बीईएमएल के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक ने काफी एक स्ट्रॉन्ग प्राइस करेक्शन दिखाया रिसेंटली, बट लास्ट एक 5-6 दिनों में अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल। पहले एक अच्छा स्पार्क, फिर एक 4-5 दिनों में ये स्टॉक ने एक प्राइस करेक्शन, और वापस कल से इसमें जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी वो रिज्यूम हो गई है। तो इसलिए हम बीईएमएल में करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें 1228 का स्टॉप लॉस होगा। और क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है, अगर ये बाउंस बैक अनफोल्ड होता है, ट्रिगर होता है, तो 1350 तक आपको नेक्स्ट वीक तक ये स्टॉक उछाल देते हुए दिख सकता है। सो 1228 के स्टॉप लॉस से बीएमएल बाय करने की सलाह होगी। 1350 का इसमें टारगेट रहेगा। 28 के स्टॉप लॉस के साथ 1350 के लिए तेजी करें। बीईएमएल में इस समय एक मूव आता हुआ तेजी की तरफ। अच्छा, पंकज से मैं एक राय लूंगी क्योंकि अपने पोर्टफोलियो में एक और शेयर जोड़ सकते हैं। आशीष ने तो साफ कह ही दिया था ओपनिंग में, एक ट्रेड देंगे, एक जगह खाली रखेंगे, सेकेंड हाफ को जोड़ेंगे। पंकज, मैं आपके पास आती हूँ, तब तक आज की जो बड़ी खबर है उस पर फोकस कर लेते हैं। डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आज जोर का झटका लग सकता है। दरअसल टैक्सेशन से जुड़े बड़े बदलाव की तैयारी सरकार कर रही है। फाइनेंस बिल में जो बदलाव है उसका प्रस्ताव आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और डर है ये पारित हो जाएगा। अब डर क्यों है? क्योंकि इस प्रस्ताव के मुताबिक डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा नहीं मिलेगा। आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होगा और साथ ही साथ जो इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था वो भी बाहर कर दिया जाएगा। इंडेक्सेशन बेसिकली टैक्स बचाने में मदद करता है कि अज्यूमिंग आपने एक पर्टिकुलर एसेट क्लास एक प्राइस पर लिया और कुछ साल बाद जब उसे बेचने के लिए जाते हैं उस समय के इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके फिर उसकी करंट वैल्यू मापी जाती है
और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट है उसी पर टैक्स मिलता है, नॉट द एक्चुअल इनपुट जो आपने जिस प्राइस पर खरीदा होता है उसका जो दरअसल लीवे था वो नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों है और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ईडलवाइस एएमसी के निरंजन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, क्लियरली एक बहुत बड़ा झटका है सभी डेट म्यूचुअल फंड वालों के लिए, और ये मुझे बताइए ये इसके पीछे आपको समझ में आ रही है? कुछ लोग कह रहे थे कि प्राइमरीली ये बैंकर्स लॉबी है कि उनके हाथ में ज्यादा फंड्स आए, एफडी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बैंकों की लिक्विडिटी को सपोर्ट मिले, इसीलिए कदम शायद सरकार उठा रही है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली हम लोग भी काफी सरप्राइज है ये डिसीजन को लेकर, बिकॉज जब बजट पेश हुआ था तब ऐसा कोई क्लॉज बजट के बिल्स में नहीं था। अभी किस लिए किया गया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। जहां तक बैंक डिपॉजिट्स का सवाल है, बैंक डिपॉजिट्स इंडिया में काफी बड़ी मात्रा में है कंपेयर टू डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स अगर हम कंपेयर करते हैं एफडी के मुताबिक, तो डेट म्यूचुअल फंड इज स्टिल a very small percentage in my view. हाँ, reasons हो सकते हैं, but I think so one of the reasons could be कि जो tax difference था between FDs and various other instruments उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डिसीजन लिया गया होगा शायद से। ये बताइए इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या आएगा? किस तरह का फ्लो लार्जली डेट म्यूचुअल फंड्स में इन द रीसेंट पास्ट आया है, कंसिडरिंग इस साल और द सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर इक्विटी में लोगों का पैसा नहीं बना, तो बहुत सारे लोग बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स का फायदा उठाने के लिए डेट में जा रहे थे। क्या ये फ्लोस पर एक भारी मार पड़ती हुई दिखाई देगी? क्योंकि हाल फिलहाल में इंटरेस्ट रेट साइकिल के मद्देनजर अक्रॉस द बोर्ड कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने नई स्कीम्स निकाली थी डेट के लिए। तो पिछले 2-3 सालों में हमने डेट में अच्छा इनफ्लोज देखा था डेट म्यूचुअल फंड्स में, खासकर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, जो भारत बॉन्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो एम्प्लॉइज मैनेज करता है, इसमें काफी मात्रा में फ्लोज आया था। इसके अलावा जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स थे, इसमें काफी पॉजिटिव फ्लोज आए हैं पिछले 2 साल में। और जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर है अभी, तो ये एक काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है निवेशकों के लिए। इसके बाद में डेफिनेटली, क्योंकि जो टैक्स डिफरेंस हुआ करता था वर्सेस एफडी, वो चला जाएगा, तो फ्लोज में कुछ हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि हमें और क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि अभी जो क्लैरिटी है, जो फाइनेंस बिल की जो क्लॉजेस है जो हमें दिखाई दे रही है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली फ्लोज कुछ मात्रा में घटते दिख सकते हैं। ये मुझे बताइए निरंजन कि आपकी जो एएमसी है उसमें डेट में कितना पैसा इंस्टीट्यूशंस का है, कितना एचएनआईएस का है, और रिटेल पार्टिसिपेशन कितना बड़ा था इन द रीसेंट पास्ट डेट में? सो ओवरऑल रिटेल पार्टिसिपेशन डेट में हिस्टोरिकली काफी ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन टारगेट मैच्योरिटी की जब से शुरुआत हुई है तब से थोड़ा थोड़ा रिटेल और इंडिविजुअल एचएनआई इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की मात्रा काफी बढ़ी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इंडिया में अगर हम आज देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो काफी बॉन्ड इशुएंसेस होंगे। म्यूचुअल फंड एक काफी बड़ा प्लेयर था डेट और बॉन्ड मार्केट्स में, इन बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए। और जहां तक हमारे एएमसी का सवाल है, अगर आप देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कितना है, एचएनआईएस कितना है, डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस की मात्रा काफी ज्यादा है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स भी इस प्रोडक्ट से या डेट म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से काफी जुड़ रहे हैं। ये बताइए फिर मैं ये पढ़ रही थी कि ये शायद गोल्ड ईटीएफ्स पर भी लागू होगा। मेरा सवाल ये है, और स्पेशली क्योंकि आप लगातार टारगेट मैच्योरिटी फंड की बात कर रहे थे, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोगों ने हाल ही में लॉन्च किया और उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था। 1 अप्रैल तक पैसे लगेंगे तो ग्रैंडफादरिंग का फायदा मिलेगा, यानी कि उस पैसे पर होपफुली इंडेक्सेशन और ऑफ कोर्स एलटीसीजी लागू होगा। उसके बाद आपको क्या लग रहा है
वो मनी फ्लो लार्जली ड्राई आउट होता हुआ दिखाई देगा और फिर लोगों के पास फिर विकल्प क्या है पैसे लगाने के लिए, पैसे पार्क करने के लिए? अभी अगर हम टैक्स निकाल देते हैं तो कोई भी निवेशक के लिए कंपैरिजन अगर करना है तो ग्रॉस रिटर्न पे बात आ जाती है। तो अगर एफडी रेट्स लगभग 6.5-7% के आसपास है और डेट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के अगर यील्ड उससे आसपास या उससे बेहतर है तो ही फ्लोज डेट म्यूचुअल फंड्स में आएगा। हालांकि कुछ और एडवांटेजेस जरूर है, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में जो आपको कूपन मिलता है बॉन्ड्स में वो जरूर इम्पैक्ट हो सकते हैं। दूसरा, आपने जो सही बात कही है, फिलहाल जो हम लोग ने पढ़ा है उसके मुताबिक नॉन डेट म्यूचुअल फंड्स भी, जैसे इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स होते हैं, गोल्ड फंड्स होते हैं, यहाँ पर भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर भी टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट है वो होगा और वहां पर जो इंडेक्सेशन की बेनिफिट थी वो चले जाएंगी, अनलेस गवर्नमेंट अथॉरिटीज कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ आते हैं, एंड आई एम श्योर दे विल कम। तब तक के लिए तो यही उम्मीद है कि वहां पर भी टैक्सेशन चेंज हुआ है। और हाँ, जो नए इन्वेस्टमेंट्स है वहां पर इम्पैक्ट होगा जो 1 अप्रैल के बाद नए इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स 31 मार्च के पहले तक किसी ने किया हो, वहां पर जो टैक्सेशन है वो इंडेक्सेशन बेनिफिट रहेगा, वो सेम रहेगा टिल द टाइम यू स्टे इन्वेस्टेड। एज ऑफ नाउ दैट्स व्हाट वी हैव। ओके, पॉइंट टेकन। मैं आपसे निरंजन एक चीज और समझना चाहती हूँ, कई ऐसे फंड्स भी हैं जो लार्जली लोग इस्तेमाल करते हैं लिक्विड फंड की तरह, कि अभी पैसा है तो यहाँ पर पार्क करते हैं, जब शायद मार्केट और अट्रैक्टिव हो तब वहाँ पर पैसा शिफ्ट करना शुरू करें, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो पैसा निकालेंगे। जो प्राइमरीली शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स होते हैं उन पर भी क्या ये इम्पैक्ट आएगा? Not that they really used for an indexation or a tax saving purposes, but समझने के लिए क्या उस पर भी ये लागू होगा? वहां पर इम्पैक्ट नहीं होगा, और ये काफी अच्छी बात आपने पॉइंट की, क्योंकि वो जो पैसा होता था वो विद इन 3 years में निकल जाता था। तो 2 महीने, 6 महीने, 1 साल का जो पैसा होता था, वहां पर अभी भी जो टैक्सेशन है वो मार्जिनल रेट पर ही है। और वो शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए किया जाता था कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट, जहां पर सेविंग्स अकाउंट में काफी कम मात्रा में इंटरेस्ट मिलता है। वो पैसा यहाँ पर आता था, वो शायद से इम्पैक्ट नहीं होगा। जो लॉन्ग टर्म पैसा इंडेक्सेशन को देखते हुए आता था वहां पर इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो अगर आप इस इंडेक्सेशन का बेसिकली फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपके पास 6 दिन है आज से क्लियरली 1 अप्रैल तक। उसके बाद ना आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा ना वो LTCG का फ़ायदा मिलेगा। और ये फिलहाल प्रस्ताव आज दरअसल पारित होने की संभावना है जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट है, इसीलिए हमने देखा है तमाम AMC कंपनियों में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन पूरी चीज़ समझाने के लिए और किन किन पर ये लागू होगा ये भी बताने के लिए। चले वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंकज का एक ट्रेड बाकी है, उस पर नजरें होंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर M&M के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वो JC, KC और गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से शुरुआत की गई थी। तो इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। शुरुआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टीशन हुआ तो गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री के तौर पर शुमार हुए और फिर JC KC की तरफ से इस कंपनी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया और उसका नाम भी बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। बहुत गौरतलब बात यह भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ही आई थी, स्कॉर्पियो उसका नाम था। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना एक खुद का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आमतौर पे म्यूजियम ऑफ लिविंग हिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर कई सारे पुराने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या महिंद्रा की हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे कई सारे फैक्ट M&M से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ और फैक्ट लेकर हम आगे भी आते रहेंगे।
डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी यानी कि मारुति के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो मारुति सुजुकी, जैसा कि नाम से तो लगता है लेकिन ये है नहीं सरकारी कंपनी। इसकी शुरुआत दरअसल सरकारी कंपनी के तौर पर हुई थी, बाद में इसका हिस्सा जो था वो इनकी विदेशी पार्टनर सुजुकी को बेच दिया गया था और आज ये पूरी तरह से एक विदेशी कंपनी के तौर पर कामकाज करती है। इस कंपनी के पहले एमडी जो थे वो संजय गांधी साहब थे। हालांकि वो इसकी जो ड्रीम कार थी उसको ड्राइव नहीं कर पाए, लेकिन वो पहले एमडी के तौर पे कंपनी के शुमार हुए थे। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो पहली मारुति गाड़ी जो थी वो डिलीवर की गई थी ग्रीन पार्क के एक रेजिडेंट को, जिनका नाम था हरपाल सिंह साहब, और उस गाड़ी की कीमत थी महज 47,500 रुपए के आसपास। यानी कि आज से ठीक 39 साल पहले जब ये पहली गाड़ी मारुति ने डिलीवर की थी तो महज 47,000 रुपए के आसपास की थी, और वो भी ग्रीन पार्क के एक सिटीजन साहब को, जिनको दी गई थी, और उन्होंने आखिरी तक उस गाड़ी को अपने पास होल्ड भी किया। तो ये मारुति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे कुछ और फैक्ट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज, इसका सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो है फेविकोल, दरअसल वो एक विदेशी प्रोडक्ट मोबिकोल के नाम पर इंस्पायर्ड है, जिसमें कोल का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो कमोडिटीज को स्ट्रांगली बॉन्ड जब किया जाता है तो उसे कोल बोला जाता है, जिसके नाम पर इस कंपनी का प्रोडक्ट का नाम जो है वो इंस्पायर किया था। ये जर्मन प्रोडक्ट था मोबिकोल, उसके नाम पर इंस्पायर किया गया फेविकोल। इसके अलावा जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो शुरुआती कारोबार में बतौर लॉयर थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन किए, जिसमें कई सारे बिजनेस भी किए, और एक ऐसा समय था कि उन्होंने पियोन का भी काम किया, लेकिन वहां से अपने बिजनेस को इनिशिएट किया, शुरुआत किया, और धीरे धीरे हम सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा प्रोडक्ट क्रिएट किया है। शुरुआती दौर में जो ग्लूस थे वो एनिमल फैट से बनते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही पीडीलाइट की जो शुरुआत है वो आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। शुरुआत में साइकिल इंपोर्ट का काम आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। पंकज ने भी डिसाइड किया इस समय ट्रेड नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ सभी जो ट्रेड्स आए हैं हमारे जानकारों की तरफ से। आशीष ने एक ट्रेड दिया, मिड कैप आईटी साइंट 1060 का टारगेट, 935 का आपके लिए ये स्टॉप लॉस का काम करेगा, और 1.5% तक की कमाई यहाँ पर हो रही है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, जो है समित का जी शिपिंग नया जोड़ा, 680 का टारगेट, 599 स्टॉप लॉस। BML 1350 के लिए तेजी की है, 1228 स्टॉप लॉस का काम करेगा। जी शिपिंग हल्का सा पॉजिटिव, BML करीब 0.5% का दबाव डाल रहा है। अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। मदरसन वायरिंग, आई बेग योर पार्डन, ये कैरी किया, 55 का टारगेट, 44 स्टॉप लॉस, और सनफार्मा एडवांस रिसर्च में तेजी का ट्रेड लिया, 215 का टारगेट, 167 के आसपास तक का स्टॉप लॉस, 0.5% से ज़्यादा 0.63% के रिटर्न्स पार्क में, और मदरसन वायरिंग इनके लिए 1.27% तक के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कहाँ पर है, क्या कमाई बन रही है पूरे पोर्टफोलियो की, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो समित चौहान 17.49% के रिटर्न के साथ आगे, और 17.37% के रिटर्न्स पर आशीष कयाल, 11.53% के रिटर्न्स है पंकज रांदड़ के। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। ये आगे पीछे का खेल चल रहा है आशीष और समित के बीच, और देखते हैं आशीष के पास एक मौका है नया ट्रेड देने का, और पंकज के पास भी मौका है एक नया ट्रेड देने का। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला आप तीनों की तरफ से इस हफ्ते का। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपके नए ट्रेड्स का इंतजार होगा, और ऑफ कोर्स आज करीब 3:20 पर इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से हम बातचीत भी करेंगे क्लोजिंग से ठीक पहले। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक के बाद नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।